एम और एल को एक साथ कर दिया, ठीक है, जी और बी को एक साथ कर दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सब सॉल्व करके 1.13 एम्पियर आ चुका है आंसर। ओके ठीक है, तो चलो ये तो हो गया एक पार्ट। अब क्या है, मुझसे थोड़ी वीडियो एडिटिंग कह लो, रिकॉर्डिंग की कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये जो आप लोग वीडियो देखने जा रहे हैं ये वाला जो लेक्चर है, ठीक है, ये लेक्चर एक टोटली दूसरे टॉपिक के ऊपर है। जो अब हम इस लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये टॉपिक है कि जब दो, ठीक है, ये टॉपिक हमारा ये है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर। क्योंकि पिछले वीडियो को मैं एक्सप्लेन करते करते बस कुछ 5-6 सेकंड्स का क्लिप बच गया था, तो वो 5-6 सेकंड्स के क्लिप को मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आया कैसे 1.13। अब हम आज का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें निकालना है फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें क्या निकालना है, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स मतलब दो अलग अलग करंट कैरी करने वाले कंडक्टर्स हैं। अब वो दोनों कितना फोर्स लगा रहे हैं भाई साहब मिलके, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो करंट कैरी कंडक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर। जब दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब अगर ये I1 ये I2 एंड करंट इज फ्लोइंग इन दी सेम डायरेक्शन, ओके। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे दूसरी चीज़ अब ये आती है कि देखिए ये देखिए किसी भी वायर में क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो वो चीज़ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि करंट फ्लो होने पे कोई भी चीज़ एक मैग्नेट बन जाती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। अब हमें ये पता करना है, ओके। अब हमें ये तो पता है कि करंट है, अब हमें तो फिर हमें दो चीज़ें और चाहिए होंगी, ऑब्वियस सी बात है, एक तो फोर्स और एक मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ करंट है, भी हमें फोर्स का नहीं पता, हमें मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पता। तो अब क्योंकि हमें फोर्स निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी पता करनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे पता करेंगे, आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी या फिर सिंपल, ठीक है। एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, यहाँ से करंट का डायरेक्शन है ना, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो मैंने क्या किया, अपना अंगूठा अपना फिस्ट बनाया। अब अगर ये डायरेक्शन ऊपर है, दिस डायरेक्शन इज़ अप साइड, तो मैंने अंगूठा ऊपर कर लिया। तो देखिए मेरी फिंगर्स किधर रोटेट हो रही हैं, इधर रोटेट हो रही हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब पीछे से आगे की तरफ। तो इसमें जो करंट है वो पीछे से आगे की तरफ होगा, तो मार्क कर लेते हैं, ये पीछे से ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। दिस विल बी दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वाले के लिए देखते हैं, इसमें भी करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें भी करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, ओके। तो इसके लिए भी ऐसे ही होगा, इसके लिए भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे हल्का सा एक ट्विस्ट ये है कि देखिए अब ये जो I2 जो मैग्नेटिक फील्ड I2 प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड I1 पे लगेगी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड I2 प्रोड्यूस कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड I1 पे लगेगी, ठीक है। तो ये डायग्राम ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा बेटर बनेगा, ठीक है। फिर हाँ, करंट इस फ्लो इधर I1, इधर करंट फ्लो कर रहा है I2, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, अब यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है, और मान लीजिए दूसरे पे यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो क्या है, अब यहाँ पे तो लगने वाला है B2, अब B2 किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, B2 लगेगा इधर के डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है आउटसाइड प्लेन, आउटसाइड दी प्लेन। अगर आप लोगों को मेरा वो थंब वाला जो मैंने बताया नहीं समझ आया है, कोई बात नहीं, इसे सीधे ऐसे देखो, छोटी सी डेरिवेशन है तो एक छोटा सा स्टेप तो याद करा ही जा सकता है। I1 करंट, I2 करंट, I1 में इस पॉइंट पे जो आ रहा है वो ऐसे इधर की तरफ आएगा और दिस विल बी आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। ये तो B2 था, अब यहाँ पे भाई B1 लगेगा, B1 इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। दिस इज़ B1 एंड दिस विल बी इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स कैसे निकलेगा, देखो फोर्स क्या है, FMC,
करंट ऐसे देखो, करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके ठीक है, करंट तो ऊपर है, ओके। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ आउटसाइड द प्लेन, मतलब अगर ये एफ एम सी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, मतलब अगर मैं फिंगर्स को ऐसे रखूँ तब ये प्लेन के ऐसे बाहर निकल रहा है, और करंट तो भाई साहब इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो मुझे अपने हैंड्स को और टर्न करना पड़ेगा। और बताऊँ तो टर्न में कैसे करूँ अपने फिंगर्स को, ऐसा क्या करते हैं ना, इस डायग्राम को घुमा लेते हैं अभी के लिए, इतना तो कर सकते हैं ना कि थोड़ा सिंपल रहे। इस डायग्राम को हमने घुमा लिया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अब डायग्राम को हम जैसे ही घुमाया I1 वाले को देखते हैं। हम किसको देखते हैं, I1 वाले को। ये वाला है I1 कहाँ है, I1 ऐसे इधर की तरफ आ रहा है, FMC करंट, तो चलो ये ले लिया, दिस इज़ द करंट, ओके ठीक है, करंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इज़ आउटसाइड द, मतलब इसे ऐसे कर लिया, ये करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और मतलब जो फोर्स होगा वो इधर लगने वाला है, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगने वाला है, तो फोर्स लगने वाला इधर, तो ये मैंने लिख लिया फोर्स F1 था, ये दिस वाज F1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्स F1, ठीक है। अब इधर F2 देखते हैं, ये तो सिंपल है, FMC करंट ऐसे इधर की तरफ जा रहा है, करंट मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, तो देखो ये मेरी उंगली इनसाइड द प्लेन है, दिस इज ऐसे, तो फोर्स इधर है, दिस इज F2। तो आप क्या देखते हैं, F1 और F2 फोर्स एक दूसरे की तरफ है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर्स हमने पैरेलल रख दिए, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर्स पैरेलल हैं और उन दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है तो अट्रैक्टिव फोर्स। अब मान लीजिए मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया, एक में ऊपर एक की तरफ नीचे, तो वो रिपल्सिव फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो अब चलिए हम डेरिवेशन पे बढ़ते हैं। हम ये लिखते हैं कि देखिए हमें तो ये पता ही है, वी नोट दैट फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ए, ठीक है, पहले हम कंडक्टर ए की बात कर रहे हैं, फोर्स सॉरी ये कंडक्टर ये वन, ये फर्स्ट कंडक्टर और सेकंड कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट कंडक्टर दैट विल बी F1 इक्वल्स टू, F क्या होता है, BIL साइन थीटा, तो B2 क्योंकि इस पे B सेकंड वाले का लग रहा है, I तो 1 वाले का है BI, और L लेंथ तो सेम रहेगी BIL, और 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, क्योंकि इसकी इसका एंगल है, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये तो सिर्फ BIL रह जाएगा। अब हम F2 निकाल लेते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड कंडक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड कंडक्टर पे देखिए, ये तो लग रहा है B1, ओके ठीक है B1, I कौन सा है, I इज़ I2, और L तो सेम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें वो भी तो निकालना है ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड B की क्या वैल्यू है, इस मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड B क्या होता था, देखिए B क्या होता था, B हमने पहले भी डिराइव किया हुआ है बहुत पहले लेक्चर में, अगर आपको याद हो, हमने B निकाला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, म्यू नॉट तो भाई सेम रहेगा। अब देखिए ये I1 होगा, I1 क्यों, क्योंकि B2 I1 के लिए था, अपॉन 2 पाई, R क्या है, स्मॉल r है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये R भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको इसी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो इसको दे दें क्वेश्चन 2, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिल जाता है, F1 इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट I1 अच्छा ओके एक छोटी सी मिस्टेक है, ये जो B2 है, B2 के लिए म्यू नॉट I2 होगा। अब आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे I2 क्यों, यहाँ पे तो I1 है, देखिए F1 के लिए, ठीक है, F1 में जो करंट जा रहा है, देखिए इसमें तो F1 के लिए I1 है, ठीक है, और यहाँ पे पर ये इसका डायरेक्शन B2 है, ठीक है। अभी जो B2 का ओरिजिन है, B2 निकल कहाँ से रहा है, B2 निकल तो यहाँ से रहा है, B2 यहाँ से निकल रहा है। अब जब B2 यहाँ से निकल रहा है तो B2 I2 करंट से निकल रहा है ना, तो यहाँ पे हम I2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे B2 के ओरिजिन क्या था, तो B2 का ओरिजिन ये है, तो इसलिए I2 यहाँ ऊपर डाल दिया, तो दिस विल बिकम म्यू नॉट I2 I1 L अपॉन 2 पाई R, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम निकालेंगे B1 कितना आ जाएगा, B1 विल बी म्यू नॉट I
1, ठीक है। V1 वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। अब इसे हम डाल देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 2 में डाल दिया यहाँ पे, तो F2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। अब देखो F1 और F2 को म्यू नॉट सेम, I2 यहाँ पे भी I2 यहाँ पे भी I2 यहाँ पे भी I1 यहाँ पे भी I1 L 2 पाई आर। मतलब क्या, मतलब ये कि F1 और F2 बराबर है, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, मतलब एक फोर्स है, हमने मान लिया कि दिस F ये लेट कर ले रहे हैं, एक फोर्स F के बराबर है F1 और F2, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब F अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। F कितना था, F था हमारे पास F1 F2 के बराबर, F1 जैसे ले लेते हैं म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर, और यहाँ पे भी L, तो ये L कट गया, तो F अपॉन L क्या आ जाता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो अब अगर मान लो ये पूछता है कि सिर्फ फोर्स ऑन एनी वन वायर, तो देखो फोर्स ऑन एनी वन वायर क्या था, देखो F1 F2 तो बराबर ही था, तो हम ये लिख सकते हैं फोर्स ऑन एनी वन वायर F इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देना फोर्स ऑन एनी वन वायर, यहाँ पे क्या लिखना है, फोर्स ऑन एनी वन वायर, फोर्स ऑन एनी वन वायर F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। चलो ये दो फार्मूलाज थे, अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस फार्मूला पे बेस्ड हम सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी आप SL अरोरा की बुक के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है और सिंपल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, अच्छा वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो थोड़ा मुश्किल है, बाकी आप कर सकते हैं, 4-5 ही एग्जांपल्स भी हैं इसके। क्वेश्चन कह रहा है अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25, डायग्राम को देखिए, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, ठीक। रेक्टेंगुलर लूप है, एक साइड 25 सेंटीमीटर, एक साइड 10 सेंटीमीटर, करंट 15 एम्पियर है। इसे हमने क्या कर दिया, इसके रेक्टेंगल के लॉन्गर साइड को हमने एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर से 2 सेंटीमीटर दूर रख दिया। स्ट्रेट करंट कंडक्टर जो 25 एम्पियर ले जा रहा है, फाइंड नेट फोर्स। पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, लिख लिया क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन भाई साहब ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक करंट कैरिंग जो वायर था, जो कंडक्टर था, उसका जो एक कंडक्टर, उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो 25 एम्पियर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी के पैरेलल हमने एक लूप रखा है, रेक्टेंगल का लूप रख दिया। अब जो रेक्टेंगल का जो लूप का लंबा वाला हिस्सा है वो इसकी तरफ है, मतलब लंबा वाला हिस्सा है तो ऐसे हो जाएगा, लंबा वाला हिस्सा जो है वो 25 सेंटीमीटर है, छोटा वाला हिस्सा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस क्या है, इस पूरे के पूरे में 15 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, मतलब इधर ऐसे 15 एम्पियर, इधर भी 15 एम्पियर, इधर भी 15 एम्पियर, इधर भी 15 एम्पियर, तो और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, सॉरी ये 25, ये 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर है लंबाई। ओके, तो चलो निकालते हैं, रेक्टेंगल को नाम दे देते हैं ABCD। ओके, अब हम निकालते हैं, ओके अब हम लेते हैं करंट इन लूप में जो करंट है उसे I1 मान लेते हैं, तो लूप में जो करंट है वो 15 एम्पियर है। अब ठीक है, अब हम लेते हैं करंट इन वायर, ये वायर थी ना, करंट इन वायर कितना था, I2 मान लेते हैं इसे 25 एम्पियर। ओके, अब सीधे हमसे पूछा है भाई नेट फोर्स कितना होगा, हमसे क्या पूछा है, नेट फोर्स कितना होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं, फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स होता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो चलो हमारे पास ना पता है क्या, सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हम सारी की सारी वैल्यूज़ को इसमें डाल देते हैं। ओके, अच्छा चलो ये तो फोर्स है ना। अब देखो यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक ये लूप भी है, हम सिर्फ पैरेलल की बात कर रहे हैं, इसके पैरेलल एक ये भी है, एक ये भी है, इसके पैरेलल दो वायर्स है, तो हमें दो अलग के लिए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑफ ए से डी का फोर्स,
तो फोर्स ऑफ ए डी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, आर। अब देखो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर इंटू 2। अब ये क्या था, सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁻² कर दिया, ठीक है। I1 कितना है 15, I2 कितना है 25 इंटू लेंथ कितनी है, इस कंडक्टर के लेंथ की बात हो रही है, ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ की बात हो रही है। तो लेंथ हमें इस साइड की दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर है कि 15 सेंटीमीटर है, एक सेकेंड, हाँ लेंथ, सॉरी ये साइड की लेंथ कितनी है यार, क्वेश्चन में इस साइड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। अब सेंटीमीटर में इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ करेंगे, है ना, -3 कर दिया, ओके परफेक्ट, ठीक है। अब इसे निकालते हैं। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2 करूँगा तो उससे होगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू में पता है 10⁻⁻7 होती है पहले से, और इंटू 2 करेंगे तो ये तो कट के 2 ही हो जाना है वापस से, तो मैं लिख सकता हूँ। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाता है 10⁻⁻7, और इंटू 2 था ही, इंटू 15 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻2, सॉरी -2 यार, मीटर सेंटीमीटर में करना है, -2 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 तो ऐसी कट, ये 2 कट, ये 2 कट, तो इतना बचता है 25 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻7। जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 9.375 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, ठीक है। अब देखो ये जो फोर्स आया है ये इसके लिए आया है, ठीक है, इसके लिए आया है, क्या था ये और ये, इसमें तो करंट इसी डायरेक्शन में थी, इसमें भी इसी डायरेक्शन में थी, तो ये जो करंट है ये तो अट्रैक्टिव था, ठीक है। अब हम निकालते हैं ये B2C के लिए, FBC के लिए, तो यहाँ पे भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻7 इंटू 2, ठीक है। I1 कितना है 15, I2 25 इंटू, अब L लेंथ, अब भाई हम देखो इसके लिए लेंथ निकाल रहे हैं तो इसके लिए भी लेंथ तो वही है, इसकी भी लेंथ तो 25 सेंटीमीटर है, तो 25 यार लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10⁻⁻2 बिकॉज इट्स सेंटीमीटर अपॉन, ठीक है, 2 पाई तो हो चुका है हमारा सॉल्व। आर इनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो अब देखिए ये इसके बीच में और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, दिस वॉज 10 एंड दिस वॉज 2, तो 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻⁻2 क्यों, इसलिए क्योंकि हमें भाई मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो -2 मीटर 10⁻⁻2 ऐसे ही कट हो जाएगा, ओके। अब का ये 2 2, ये 2 6, ओके। तो अब क्या होगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फिर जो आंसर आने वाला है दैट विल बी 1.5625 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, ठीक है। अब इस केस में देखो इधर करंट ऊपर जा रहा है, इसमें तो करंट नीचे जा रहा है ना, ये देखो यार नीचे जा रहा है ना करंट, यहाँ पे तो करंट नीचे जा रहा है। अब इसमें क्योंकि करंट नीचे जा रहा है तो ये जो इनके बीच में जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। अब ये देखो एक फोर्स अट्रैक्टिव है, एक फोर्स रिपल्सिव है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। अब जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम उन्हें माइनस कर देते हैं, देन F विल बी इक्वल्स टू F1 माइनस F2। तो जब हम F1 ये माइनस F2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। अब हम आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन नहीं, चलो लास्ट क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ हमें डिफाइन करनी है, 1 एम्पियर कितना होता है, यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर को क्या करना है ना, डिफाइन करने के सबसे पहले सिंपली क्या करते हैं ना, डायग्राम देख लेते हैं। क्या है, ये एक वायर था, दिस वॉज इन्फाइनाइटली लॉन्ग 2 वायर, ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग 2 वायर्स हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। इन दोनों में ही सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। वही बताने कि जो करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, ये किस कंडीशन में 1 एम्पियर होगा, ये उस कंडीशन में 1 एम्पियर होगा जब
ये जो वायर्स हैं इनकी थिकनेस जो है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डैट विल बी नेग्लिजिबल, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इन वायर का जो ये है ए इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, पहली चीज़ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो जाना चाहिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे फोर्स लगेगा F1, इस साइड फोर्स लगेगा F2। F1 F2 के बराबर होना चाहिए, जो कि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि ये पूरा है क्या। अगर इसे हम इसका वो पढ़ते हैं डेफिनीशन 1 एम्पेयर की, तो डेफिनीशन कुछ ऐसी होती है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैटिक करंट। ये वो करंट है जबकि ये दो पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, देखो क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है इनका, ओके। और जब इन्हें वैक्यूम में प्लेस कर दें एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड द एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो ये जो है ये F1/F2 की बात नहीं हो रही, ये ऑफ देयर लेंथ मतलब F1/L एंड F2/L की बात हो रही है, ठीक है। तभी तो ये पर मीटर है, मतलब ये सीधे सीधे बोल रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होनी चाहिए। तो अगर इसे प्रॉपरली पढ़ें तो ये डेफिनेशन ऐसी होती है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक करंट विच व्हेन मेंटेन्ड, आई फोकस हो जा, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक करंट विच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर exert a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ, ठीक है। ओके, तो आज की लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करता हूँ। और ये लास्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हमें डिराइव करना एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक लूप रख दिया करंट को और उस पर कितना टॉर्क लगने वाला है, मतलब टॉर्क मतलब रोटेशन से रिलेटेड है। तो भाई यहाँ पे हमने मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख दिया, यहाँ पे हमने मैग्नेट का साउथ पोल रख दिया, नॉर्थ साउथ। तो हमें ये पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन होने वाली है, नॉर्थ टू साउथ। हमने अब इसमें क्या रख दिया है, एक लूप रखा है। तो लूप ऐसे बना देते हैं, रेक्टेंगुलर लूप, दिस इज आर रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। ओके, ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है। अभी जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, हम साथ ही साथ इसमें करंट भी सप्लाई करने वाले। करंट ऐसे कि यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ से करंट वापस नीचे आ रहा है ऐसे लूप में घूम के। तो क्या होगा, इसमें रोटेशन होगा। जो रोटेशन होने वाला है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है, जो रोटेशन होने वाला है, मान लेते हैं कि इसकी एक्सिस है ऐसे, ठीक है। सपोज़ कि इसकी एक एक्सिस है, जो रोटेशन होगा वो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन होने वाला है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लूप है, दिस लूप इज़ गोइंग टू मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ठीक है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई। अब हमें और क्या क्या पता है, करंट का डायरेक्शन है पता है कि देखो करंट ऐसे जाएगा, फिर इधर से करंट ऐसे आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें करंट के ना ये दूसरी साइड की लेने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ इसी साइड पे अगर फोकस करें तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, देखो वापस से वही चीज़ है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जैसा पुराने केस में था। तो जो फोर्स है, फोर्स इनसाइड लगने वाला है। तो मैंने पिक्चर इनसाइड के लिए ऐसे बनाया था, तो चलो ऐसे ही बना लो। एफ जो है दैट इज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा पर इनसाइड प्लेन, पर इनसाइड प्लेन के लिए ज़्यादा बेटर होता है कि हम ऐसे बना दें, ठीक है। तो अगर इसका एक अच्छा सा डायग्राम दिखाऊं मैं तो कैसा बनेगा, इससे अच्छा सा डायग्राम ऐसा बनेगा कि देखो नॉर्थ साउथ, ठीक है, दिस इज़ आर लूप, ये रूल टेस्ट से नॉर्थ साइड रोटेट कर रहा है और यहाँ पे बस हमें ये दिखाना है कि ये एफ अंदर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे लिख देंगे इनसाइड लूप, बाकी चीज़ लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। अच्छा, लूप का नाम भी तो देना है, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब हम लिखते हैं फोर्स ऑन पी क्यू, फोर्स ऑन पी क्यू, जो पी क्यू पे जो फोर्स है उसे हम F1 मान रहे हैं। F1 कितना हो जाएगा, BIL। अब ऑब्वियस सी बात है यार, साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, तो BIL ये हो गया, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड का क्या मतलब है, इनसाइड द प्लेन। अब हम F2 निकालते हैं, F2 मतलब किस पे, RS पे, दैट विल बी ऑल्सो बी इक्वल्स टू BIL, बस डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ये आउटसाइड द प्लेन आ रही होगी, ठीक है।
तो अब क्या है, अब देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन उल्टा है। तो हम क्या लिख देंगे, फोर्स, नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू F1 माइनस F2। अब F1 माइनस F2 करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, टॉर्क तभी लगता है जब फोर्स ज़ीरो होता है। तो हम लिख देंगे सिंस फोर्स इक्वल्स टू ज़ीरो देयरफॉर टॉर्क विल बी एक्टिंग, टॉर्क एक्ट करेगा। अब टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्सेस हमारी क्या थी यार, एक फोर्स हमारी देखो ये हमारा वो था, हम इसे टेढ़ा करके बना ले रहे हैं, आर क्यू था हमारा। ठीक है, आर क्यू, दिस इज़ आर क्यू। ओके, आर के साइड एक फोर्स लग रही थी, एक इनसाइड डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही थी कैसे, आउटसाइड डायरेक्शन में। ठीक है, दिस वर द टू फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, ये दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को एक ओ मान लेना है। तो ओ क्यू हमें निकालना है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ओ क्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू ओ क्यू अपॉन क्यू आर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाता है, ओ क्यू तो ओ क्यू रहेगा। तो देखो क्यू आर क्या था भाई, क्यू आर हमें क्वेश्चन में बस एक और चीज़ लेट करनी है कि ये जो है पी क्यू ये लेंथ है, एंड जो क्यू आर है दैट इज़ ब्रेथ। ठीक है, क्यू आर इज़ द ब्रेथ एंड पी क्यू इज़ दी लेंथ ब्रेथ। हमें बस एक चीज़ और ये लेट करनी थी क्वेश्चन में। तो क्यू आर क्या होता है, ब्रेथ, स्मॉल बी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ओ क्यू विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा। ओके, ओ क्यू आ चुका है, बी साइन थीटा से था के यहाँ डाल दो। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू बी साइन थीटा। ओके, अब फोर्स क्या होता है, बी आई एल, तो बी आई एल और ये आगे स्मॉल बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये एल लेंथ है और बी क्या है, ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, मतलब एल इक्वल्स टू बी आई ए साइन थीटा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, तो बी आई ए साइन थीटा। अब देखो, अब एक और चीज़, आई इंटू ए, दिस आई इंटू ए इज इक्वल्स टू स्मॉल एम, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, आई मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट। तो एल क्या था, एल इक्वल्स टू बी एम साइन थीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा मतलब एल इक्वल्स टू वेक्टर एम मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी। मतलब सीधे हमें ये मिल चुका है, सॉरी यार ये टाउ होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वेक्टर टाउ। ठीक है, तो जो वेक्टर टाउ है वो होगा मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड एम इंटू बी। अब क्या है, अब हमारे पास ये पूछ सकता है कि ये जो टॉर्क है वो कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। ठीक है, तो जब हम थीटा को ज़ीरो रख देंगे तो टाउ ज़ीरो आ जाएगा, तो ये तो मिनिमम टॉर्क वाला केस हो गया। अब मैक्सिमम टॉर्क वाला केस देख लेते हैं। मैक्सिमम टॉर्क में हम थीटा को 90 डिग्री रख देंगे, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा आई बी ए साइन 90 डिग्री। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू साइन 91 होता है, तो इस केस में टाउ हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू आई बी ए। ओके, ठीक है, अब क्या है, जब भी किसी भी वेक्टर के लिए जब वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर एम इंटू वेक्टर बी है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो टाउ है एम के भी परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब है, टाउ इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर एम एंड टाउ इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन कौन से दो वेक्टर्स के पेयर्स परपेंडिकुलर है। तो हम ये लिख सकते हैं, वेक्टर टाउ इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर एम एंड वेक्टर टाउ इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, इस लेक्चर में सिर्फ इतनी, चलिए चलते हैं, बाय बाय।